नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की, अजीत डोभाल। ये वो नाम है जो दशकों से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का दूसरा नाम बना हुआ है। तो कहानी शुरू होती है मई 1988 में। सोचिए, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल एक बार फिर से आतंकवादियों का कब्जे में। अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। 1984 का जो विवादित ऑपरेशन ब्लू स्टार था, उसे कोई दोहराना नहीं चाहता था। तो सवाल यह था, आखिर मंदिर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए कैसे आजाद कराया जाए। और यहीं से एक बहुत ही ज्यादा रिस्की मिशन की शुरुआत होती है। नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और इस पूरे मिशन का हीरो कौन था? एक रहस्यमयी रिक्शा वाला। लेकिन जाहिर है ये कोई आम रिक्शा वाला नहीं था, ये थे अजीत डोभाल। उन्होंने किया क्या? पहले तो 10 दिनों तक उस पूरे इलाके की रेकी की, एक रिक्शा चालक बनकर, और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने खुद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बताया और सीधा उग्रवादियों से जा मिले। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने उनका भरोसा भी जीत लिया। बस फिर क्या था, वो गोल्डन टेम्पल के अंदर गए, 2 दिन तक वही रहे और अंदर की एक एक खबर, मतलब कितने आतंकवादी हैं, कौन से हथियार हैं, कहां छिपे हैं, सब कुछ पता कर लिया। जैसे ही डोभाल की ये खुफिया जानकारी बाहर आई, एक्शन तुरंत शुरू हो गया। इसी इंटेलिजेंस के बेस पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के 1000 कमांडोज ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। और जो नतीजा आया वो वाकई हैरान करने वाला था। 41 आतंकवादी मारे गए, 200 से ज्यादा ने सरेंडर कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या थी? हमारे एक भी जवान या किसी भी आम नागरिक की जान नहीं गई और गोल्डन टेम्पल को एक खरोच तक नहीं आई। यह सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ डोभाल की उस एकदम सटीक इंटेलिजेंस की वजह से। तो आखिर ये शख्स हैं कौन? चलिए अब जरा इनके कैडेट से स्पाई मास्टर बनने के पूरे सफर को करीब से देखते हैं। तो देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है 1968 में। सिर्फ 22 साल की उम्र में ये इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS में शामिल हुए और सिर्फ 3 साल के अंदर ही एक यंग ASP के तौर पर इन्होंने केरल के थलासेरी में हुए बड़े कम्युनल दंगों को सिर्फ 1 हफ्ते में कंट्रोल कर लिया। और ये सिर्फ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था, ये दिखाता था कि वो प्रॉब्लम को कितने अलग तरीके से देखते और सुलझाते हैं। बस उनकी इसी काबिलियत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का ध्यान अपनी ओर खींचा और 1972 में उन्हें स्पाई वर्ल्ड में ले आया गया। और बस यहीं से शुरू हुआ उन मिशनों का सिलसिला जिन्होंने अजीत डोभाल को एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। मिसाल के तौर पर उस वक्त मिजोरम जल रहा था। लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट भारत से अलग होने की मांग कर रही थी। और इनकी असली ताकत कौन थे? उनके 7 वफादार एक्स आर्मी कमांडर्स। अब डोभाल ने यहां फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। 2 साल तक, जी हां 2 साल तक उन्होंने उन कमांडरों का भरोसा जीता, उनकी आइडियोलॉजी की कमजोरियों को समझा और आखिर में 7 में से 6 कमांडरों को भारत सरकार के पाले में ले आए। बस इसी एक चाल ने पूरे विद्रोह की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद आया सिक्किम का मिशन। ये तो आप समझिए एक पॉलिटिकल चेस का गेम था। वहां के राजा चीन और अमेरिका के करीबी थे। डोभाल ने उनके खिलाफ लोकल लीडर काजी दोरजी को सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत ही चतुराई से लोगों का सपोर्ट तैयार किया, इतना कि आम चुनाव करवाने पड़े। नतीजा, दोरजी की पार्टी जबरदस्त वोटों से जीत गई। फिर दोरजी की सरकार ने भारत में शामिल होने के लिए रेफरेंडम करवाया और 97% लोगों ने भारत के साथ आने के लिए वोट दिया। और इस तरह बिना एक भी गोली चले 1975 में सिक्किम शांति से भारत का 22वां राज्य बन गया। अब बात करते हैं उनके शायद सबसे खतरनाक मिशन की। पूरे 7 साल अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर एक अंडरकवर एजेंट बनकर रहे। वहां उनका मेन टास्क क्या था? यह कंफर्म करना कि पाकिस्तान कहूटा में सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है या नहीं। अब इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट का पीछा किया। कहां तक? उनकी नाई की दुकान तक, और वहां से चुपके से उनके कटे हुए बालों के सैंपल उठा लिए। जब उन बालों की जांच हुई तो कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर बम बना रहा है। पाकिस्तान में रहना मतलब हर पल जान का खतरा। एक किस्सा है कि एक बार वो एक मजार पर थे, तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उनके छिदे हुए कानों पर पड़ी। उसने पूछ लिया, क्या तुम हिंदू हो? सोचिए, उस एक पल में उनकी पूरी पहचान सामने आ सकती थी। ये वाकया बताता है कि वो वहां हर दिन कैसे खतरों के बीच जी रहे थे।
तो सालों तक ऐसे सीक्रेट मिशन करने और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के भी कई साल बाद डोभाल के करियर में एक बिल्कुल नया मोड़ आया। उन्हें पब्लिक लाइफ में वापस लाया गया और इंडिया के सबसे पावरफुल पदों में से एक पर बिठाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और एनएस से बनते ही उन्होंने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया। इसे आज डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। इसका सीधा सा मतलब था कि अब भारत सिर्फ अपनी जमीन पर हुए हमले का जवाब नहीं देगा, बल्कि जहां से खतरा पैदा हो रहा है, लड़ाई को वहीं ले जाएगा। मतलब डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव। इस एक सोच ने दुश्मनों के लिए पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। इसका एक सीधा साधा उदाहरण 2014 में ही देखने को मिल गया, जब 46 भारतीय नर्सें इराक में आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके में फंस गई थीं, तो डोभाल खुद जमीन पर मौजूद थे। उन्होंने पूरा ऑपरेशन प्लान किया और उन सभी को सुरक्षित वापस लेकर आए। लेकिन डोभाल डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा और साफ सबूत हमें मिला 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में। ये दोनों ही एक्शन आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई मजबूत पॉलिसी का सिंबल बन गए। डोभाल डॉक्ट्रिन का असर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों में साफ दिखता है। इसमें क्या हुआ? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को एक साथ एकदम सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। और जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर डोभाल के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह पर्सनल भी था, क्योंकि इस ऑपरेशन में अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। यह वही आतंकवादी था जो 1999 के IC-814 प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था। और 26 साल पहले उस हाईजैक में डोभाल ही सरकार के चीफ नेगोशिएटर थे। उन्हें ही वो मुश्किल फैसला लेना पड़ा था, जिसमें यात्रियों की जान के बदले आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। जाहिर है, उस घटना ने उन पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा था। उनके इसी असाधारण काम का नतीजा है कि उन्हें लगातार 1, 2 नहीं बल्कि 3 बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। और ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। यह दिखाता है कि सरकार में उनका कद और उनका प्रभाव कितना जबरदस्त है। आज 80 साल की उम्र में भी वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले इस शख्स की असली विरासत, उनकी अल्टीमेट लेगेसी क्या होगी भारत के लिए और दुनिया में भारत की जगह के लिए? खैर, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।